नमस्कार। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले अध्याय मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स के इस खंड में इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। आपने पढ़ा था ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टेड बात हम लोग करने जा रहे हैं और आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, पदार्थ की 2 नई अवस्थाएं, 2 न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर, 2 न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर, जो पदार्थ की 2 नई अवस्थाएं हैं, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी तक हम लोग विज्ञान में यही जानते थे कि पदार्थ की केवल 3 ही अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आज ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त भी जो वैज्ञानिकों ने 2 और नई अवस्थाओं का पता लगाया है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पदार्थ की जो 2 नई अवस्थाएं हैं, उसमें से पहली अवस्था प्लाज्मा है और दूसरी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको संक्षिप्त में, शॉर्ट में BEC, बी मतलब बोस, ई मतलब आइंस्टाइन और सी मतलब कंडेंसेट। तो आज हम लोग इसी 2 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्लाज्मा के बारे में। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। चौथी कहने का तात्पर्य यह है कि आपने ठोस, द्रव और गैस तो पहले पढ़ रखी है, इसलिए चौथी अवस्था प्लाज्मा है। इसके कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अब ये आयन क्या होता है, तो बहुत लोग जो निचले क्लास में आयन के बारे में नाम सुने होंगे, तो आपने पढ़ा होगा धन आयन और ऋण आयन, 2 तरह के आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, जिसको कैटायन और एनायन भी कहा जाता है। तो जब भी प्लाज्मा में जो कण रहेंगे, वो हमेशा आयनीकृत गैस के रूप में रहेंगे और अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा का निर्माण उच्च ताप के कारण होता है। सूर्य तथा तारे में उच्च ताप के कारण प्लाज्मा का निर्माण होता है। अब इसको समझा जाए कि प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, इस अवस्था में जो पदार्थ के कण होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पदार्थ कणों से बना होता है, तो इस अवस्था में जो पदार्थ के कण होंगे वो आयनीकृत गैस के रूप में होगी। और दूसरी बात कि इस अवस्था में हमेशा उच्च ताप रहता है, उच्च ताप के कारण ही प्लाज्मा का निर्माण होता है। और आपने तो जाना होगा कि सूर्य और तारे, ये सूर्य जो हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष स्रोत है, वहां भी जो इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्माण होता है, तो उसका एक ही कारण है कि सूर्य पर भी प्लाज्मा है। और सूर्य के भांति जो अन्य तारे हैं, उस तारे पर भी प्लाज्मा का निर्माण होता है। इसलिए सूर्य तथा तारे से अत्यंत चमकीला प्रकाश हम लोगों को प्राप्त होता है। अब दैनिक जीवन में ये कहां संभव है, क्योंकि ये दोनों नई अवस्थाएं हैं, इसलिए विज्ञान अभी इसके बारे में बहुत सारे खोज कर ही रही है। और हो सकता है आने वाले समय में, भविष्य में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा उपयोग इसका होगा। लेकिन अभी तत्काल प्लाज्मा का 2 उपयोग जो हम लोगों के सामने है, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब, आजकल जो वो ट्यूब लाइट आता है, मरकरी लाइट जिसको हम लोग कहते थे पहले, अब वही फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट के रूप में आता है, वो फ्लोरेसेंट ट्यूब। और ये नियॉन बल्ब आपने देखा होगा, सजावट के कार्यों में बड़ा बड़ा जो चमकीला बल्ब उपयोग किया जाता है, वो नियॉन बल्ब होता है। तो ये फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब, ये दोनों प्रकाश उत्पन्न करने वाला उपकरण है। इसमें प्लाज्मा होता है। और क्या इसका मैकेनिज्म क्या है कि नियॉन बल्ब के भीतर नियॉन गैस भरी रहती है, और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, उस फ्लोरेसेंट ट्यूब के भीतर हीलियम या कोई अन्य निष्क्रिय गैस भरी रहती है। जब इन गैसों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब नियॉन बल्ब के भीतर नियॉन गैस है और फ्लोरेसेंट ट्यूब के भीतर हीलियम या कोई अन्य निष्क्रिय इनर्ट गैसेज भरी जाती है, तो जब इन गैसों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चूंकि बल्ब होगा या ट्यूब लाइट होगा, तो उसको विद्युत ऊर्जा से जोड़ना पड़ेगा, विद्युत स्रोत से जोड़ना पड़ेगा। और जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तो नियॉन बल्ब के भीतर जो नियॉन गैस होती है या फ्लोरेसेंट ट्यूब के भीतर जो हीलियम गैसें होती है,
उससे जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां क्या होता है, ये गैसें आयनीकृत हो जाती है। मतलब जो गैस उस बल्ब या ट्यूब के भीतर होती है वो गैस आयन में बदल जाती है। आयनीकृत होने का मतलब है आयन में बदल जाती है, और जैसे ही आयनीकृत गैस होती है वहां ताप अधिक होता है तो उसके फलस्वरूप प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो इस तरह से नियॉन बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा का निर्माण होता है। क्योंकि प्लाज्मा अत्यंत चमकीला होता है, अभी तुरंत हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सूर्य और तारे में प्लाज्मा के कारण ही इतना चमकीला प्रकाश बनता है। तो चूंकि प्लाज्मा का जो नेचर है वो अत्यंत चमकीला होता है, जैसे हम लोगों ने ठोस का, द्रव का, गैस के कुछ अभिलक्षणों को, कुछ गुणों को जाना कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो जिस तरह से पीछे जो पदार्थ की अवस्थाएं थी उनका भी कुछ खास गुण होता था, उसी तरह से प्लाज्मा का भी एक गुण है कि यह अत्यंत चमकीला होता है। और जैसे नियॉन बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब के भीतर प्लाज्मा बनेगा तो स्वाभाविक है उससे बहुत अधिक चमकीला प्रकाश निकलेगा, इसलिए फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब से चमकीला प्रकाश हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यही पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसके बारे में अभी और विस्तार से जानकारी प्राप्त करना है जो भविष्य में हम लोगों को प्राप्त होगी। अब हम लोग आते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था जो और लेटेस्ट अवस्था है, और नाम देखिए बीईसी के नाम से यह प्रचलित है। बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ई आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आपने सुना ही होगा, और जिसके पास वो सुपर ब्रेन हुआ करता था। और सी हो गया कंडेंसेट, मतलब मिला हुआ, जमा हुआ। तो ये दो वैज्ञानिकों के विचारों के निष्कर्ष से प्राप्त हुआ है ये अवस्था, और हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं इस मामले में कि ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है इसको प्राप्त करने में, इसको देने में हमारे देश का भी बड़ा अहम योगदान रहा है। और चूंकि सबसे पहली बार इस अवस्था के बारे में हमारे ही देश के भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, जिसको लोग SN बोस के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही पहली बार, हम लोग लिखे हैं यहाँ कि यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, इसी को SN बोस के नाम से भी जानते हैं, ने इस अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, कुछ कैलकुलेशन किया, गुना भाग किया। क्योंकि विज्ञान में जब कोई नई चीज की खोज होती है उससे पहले लंबा अध्ययन चलता है, रिसर्च होता है, वाद विवाद होता है, डिबेट होता है, और तब जाकर के वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, तो इन्होंने पदार्थ के पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, कुछ कैलकुलेशन किया, और उन्हीं गणनाओं के आधार पर, जो गणना सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा किया गया था, उन्हीं गणनाओं के आधार पर आपने तो खूब नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, जिनके लिए आज भी दुनिया रिसर्च कर रहा है कि आखिर अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने ज्यादा अनुभवी, इतने ज्यादा विद्वान, इतने तार्किक कैसे होता था उनका विचार। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन और अपने देश के साइंटिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस। तो जो सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा जो गणनाएं किया गया, जो कैलकुलेशन किया गया, उन्हीं गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया और पदार्थ के पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दिया। उनके बारे में ढेर सारे गुणों को बता दिया, अवस्थाओं को बता दिया, प्रकृति को बता दिया। क्योंकि इस अवस्था को खोजने में इन दोनों वैज्ञानिकों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, सत्येंद्रनाथ बोस का और अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इसलिए जो पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त हुई उसका नाम हम लोग लिखे हैं, जिसे इन दोनों वैज्ञानिकों के सम्मान में, रिस्पेक्ट में, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आ गया सत्येंद्रनाथ बोस से और आइंस्टाइन आ गया अल्बर्ट आइंस्टाइन से। कंडेंसेट मतलब मिला हुआ, जमा हुआ। तो इस तरह से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी नाम दिया गया। तो इस प्रकार से पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वह बीईसी के नाम से प्राप्त हुई। अब यह बात अभी तक कल्पना की बात थी। जो SN बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने काम किया था वो कल्पना की बात थी। हाल में देखिए 2001 कितना अच्छा ईस्वी है कि 1920 ईस्वी में भविष्यवाणी हुई थी और आज 2020 ईस्वी में हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब ठीक 100 साल पहले की बात है। तो 100 साल पहले इसकी भविष्यवाणी की गई, इसके बारे में गणना किया गया
और हाल में 2001 ईस्वी में, मात्र 19 साल पहले की बात है, विज्ञान के लिए 19 साल बहुत कम समय होता है, 2001 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिकों, 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे, नाम था एरिक ए कॉर्नेल, नाम देखिए, ये तीनों अमेरिकी थे, एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैट्रेले और कार्ल ई वेमेन। ये तीनों साइंटिस्ट, तीनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने सत्येंद्रनाथ बोस की गणना और अल्बर्ट आइंस्टाइन के भविष्यवाणी के आधार पर पदार्थ की जो 5वीं अवस्था बीईसी था, उसको प्रयोगशाला में प्राप्त कर लिया, उसको दिखा दिया, सच करके साबित कर दिया। तो इस तरह से इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था बीईसी प्राप्त किया, इस महान कार्य के लिए, इस महान योगदान के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि पदार्थ की जो यह 5वीं अवस्था है, यह कैसे प्राप्त होगी। जैसे प्लाज्मा के बारे में चर्चा हुई कि वह अत्यंत उच्च ताप पर प्राप्त होगा, हाई टेम्परेचर पर प्राप्त होगा। तो इसके बारे में जो बताया गया बीईसी के बारे में, यह कहा गया कि यह बीईसी जो है, जो हमारा हवा है, वायु है, आपने पढ़ा था समुद्र तल पर वायु का जो दाब होता है वह 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, उसको हम लोग सामान्य दाब भी कहते हैं, नॉर्मल प्रेशर भी कहा जाता है। तो जितना सामान्य वायु का दाब होता है, उस दाब के 1,00,000वें भाग, अब सोचिए उसका जो घनत्व होता है, वायु का जो घनत्व है सामान्य वायु का, उसके घनत्व से 1,00,000वें भाग कम घनत्व। अगर मान लीजिए कि वायु का घनत्व 1 है, तो जो बीईसी प्राप्त करने के लिए आपको गैस चाहिए वो 1/1,00,000 घनत्व के बराबर होना चाहिए। तो जितना सामान्य वायु का घनत्व होता है, उससे 1,00,000वें भाग कम घनत्व वाली गैस को जब हम लोग अत्यंत कम ताप पर, एकदम बहुत कम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, तब जाकर के हम लोगों को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बीईसी या कह सकते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त होती है। क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं अभी नई है, अभी खोज जारी ही है, इसके बारे में अध्ययन किया ही जा रहा है, इसलिए और विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि ठोस, द्रव, गैस जो पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, उनके अतिरिक्त भी कहीं ना कहीं प्रकृति में, पर्यावरण में पदार्थ की कुछ और अवस्थाएं हो सकती है। तो ये पदार्थ की जो 2 नई अवस्थाएं हैं, बड़ा ही रोचक लगा होगा ये बात। और भी विशेष जानकारी इसके बारे में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने इंटरनेट से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में नए नए खोज चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छी लगी होगी कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हम लोग अभी तक पढ़ते थे, तो अब कम से कम इतना तो हम लोगों के ज्ञान के भंडार में एक वृद्धि हुई कि प्लाज्मा और बीईसी ये पदार्थ की 2 और नई अवस्था हो गई। इस प्रकार से अब हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। एक पहला ठोस हो गया, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथी प्लाज्मा और 5वीं बीईसी। इस प्रकार से हम लोगों ने आज पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में विस्तार से जाना। बस आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।